हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर साइट। फ्यूचर साइट चैनल पे हम जो चीज़ें एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उनको सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा है, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने लिखी थी, और एक कैस्पियन सी, अरल सी, और जो इसी तरीके के जितने सी है जैसे रेड सी, इनको कौन सी कंट्रीज इनके बॉर्डर को टच करती हैं, इनको हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। और इसी तरीके से जो एसोसिएशन है, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले के जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से इजी वे में पढ़ने की कोशिश करी। आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को बहुत ही पसंद किया। तो इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो शेड्यूल्स हैं वो, और इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। डीपीएसपीज, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, डायरेक्टिव्स, या फिर इन्हें हम रिकमेंडेशन भी बोलते हैं। मतलब वो चीजें, वो दिशा निर्देश जो कि स्टेट को, मतलब राज्यों को पॉलिसी बनाते टाइम याद रखनी चाहिए, पॉलिसी बनाते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उनके बारे में बताते हैं। इन्हें पार्ट 4 में दिया गया है, पार्ट 4 में नहीं दिया गया है। ये भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि कौन से विभाग में दिया गया है डीपीएसपीज को, तो वो दिया गया है पार्ट 4 में। तो आप 1, 2, 3, 4 देखिए 4 वर्ड्स है ना, इसी तरह से याद रख सकते हैं। पार्ट 4 में ये है। और आर्टिकल 36 to 51, 36 to 51 तक दिया गया है। देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक हमने क्या पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपीज को 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, जो ये डीपीएसपीज हैं वो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहाँ से इसको बोरो किया है, वो तो ये किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आयरिश को कैसे याद रखेंगे, देखो IRI वर्ड इसमें यूज है ना, IRI, तो यहाँ पे डीपीएसपीज में डायरेक्टिव में IR वर्ड यूज है, IR, और यहाँ पे भी RI यूज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है। सो विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इसको नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। लेकिन जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो नागरिक कहाँ पे जा सकते हैं, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार पॉलिसी बनाते टाइम डीपीएसपीज को ध्यान में नहीं रखती है तो कोई भी नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये नॉन जस्टिसएबल है। ठीक है, और नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर इट्स वायलेशन। अगर इनका हनन होता है तो कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट सीधे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है सरकार पे। ठीक है, लेकिन ऐसी उम्मीद करी जाती है एक गवर्नमेंट से, एक अच्छी जो सरकार होती है जो लोगों के हित में काम करती है, उनसे ऐसी उम्मीद करी जाती है कि वो नीति बनाते टाइम, लो लेजिस्लेशन बनाते टाइम इन चीजों को याद रखेगी, इन चीजों को ध्यान रखेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो हम यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज करते हैं उसकी डेफिनेशन को दिया गया है। इसमें लोकल बॉडीज हैं, जैसे पंचायती हो गई या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सभी इसमें आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, जो भी ये 38 से लेकर 51 तक जो हैं इनको किस तरीके से अप्लाई करना है उसको 37 में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम डीपीएसपीज को देखते हैं इन शॉर्ट, और इसके बाद इनको, इस ट्रिक को करके हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं अदर देन यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इन सभी डीपीएसपीज के आर्टिकल्स के बारे में। आपको इनका एक ओवरव्यू सा ले लेना है, आपको ज्यादा डेप्थ में इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बस ये ध्यान रख लेना कि डीपीएसपीज में क्या क्या मुद्दे दिए गए हैं, किन किन एरियाज को टच किया गया है, किस किस के बारे में दिया गया है, बस इतना आप याद रखना। और कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, ये भी आपको इनको रटना नहीं है। आप इनको एज इट इज याद नहीं करना है। लेकिन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का मेंस दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2, तो उनमें अगर आप उनके आंसर्स में अगर आप डीपीएसपीज के बारे में लिखते हैं तो आपका आंसर एनरिच हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा आप इन्हें याद करें, कोई आप पे भी बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर आप एनरिच करना चाहते हैं अपने आंसर्स को, तो आप वहां पे जरूर इनको लिखना। ठीक है, तो देखिए ये टेबल है, इसको याद रखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। एक तो पहले ये कि 38 से लेकर 40 तक, पहले वाले कॉलम में हमने 38 to 40 तक के आर्टिकल्स
दूसरे में 41 से 45 तक, और इस कॉलम में हमने 45, 46 से लेकर 50 तक, और यहाँ पे 51 ये आर्टिकल्स लिखे हैं इस कॉलम में, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो आपको ये मान के चलना है कि ये एक गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार या फिर कोई भी पार्टी इलेक्शंस से पहले देश की जनता से, नागरिकों से कुछ दावे करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कोई यहाँ पे पार्टी है, कोई भी पार्टी आप लेके चल लो, और इलेक्शन से पहले का टाइम है, और वो यहाँ पे लोगों की भीड़ है जो इनको सुन रही है, और ये जो लोग हैं, ये पार्टी के जो नेता हैं, वो लोगों को भाषण दे रहे हैं कि अगर वो पार्टी में सत्ता में आते हैं तो वो लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, क्या क्या फैसिलिटीज देंगे, ठीक है। तो पहले पार्ट में ये बोलेंगे, तो ये 4 भागों में अपना स्पीच देंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मान के चलेंगे। तो पहले पार्ट में पहले बार ये क्या कहेंगे कि लोगों की बेसिक नीड्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उनके बारे में सबसे पहले बोलेंगे लोगों को कि हम आपकी रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को सबसे पहले पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहेंगे कि जो वर्कर क्लास है, हम उनके हितों को देखेंगे, उनके हितों को ध्यान में रखेंगे। और तीसरा, वो कुछ चीजों को मनाही के बारे में बोलते हैं नागरिकों को कि आपको ऐसा नहीं करना है, अगर करेंगे तो क्राइम हो जाएगा, जस्ट से नो, जैसे कि आप जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको प्रोहिबिट करना। तो इस तरीके की चीजें तीसरे भाग में, जो भाषण का तीसरा भाग है, उनमें ये लोग बोलेंगे। और फोर्थ में बोलेंगे कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं हम उनको सबसे बाद में लिखेंगे, ठीक है, ऐसा वो बोलेंगे, ठीक है। तो पहले रोटी, कपड़ा और मकान, फिर वर्कर क्लास, फिर से नो मतलब कुछ चीजों को मनाही के लिए वो कहेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे लास्ट वाला जो आर्टिकल है वो तो यहीं पे याद हो गया, 51, वो है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, और जो इंटरनेशनल कानून है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए जाते हैं उनका पालन करना, ठीक है, उनकी ट्रीटी अगर बाधित होती हैं तो उनको मानना। तो ये सभी चीजें सरकार ध्यान रखेगी पॉलिसी बनाते टाइम। लेकिन सबसे लास्ट में, ठीक है, अब तो सबसे लास्ट में जो कौन सा आर्टिकल है 51, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सबसे लास्ट में ये बात करी गई है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब लोगों की वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो डीपीएससी में सबसे पहले क्या सरकार ने क्या बोला, सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आर्टिकल 38 में दिया गया है लोगों की वेलफेयर, ठीक है। उसके बाद है 39, आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है, टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, सेम ही है, ऐसा ही वेलफेयर, रोटी, कपड़ा और मकान से रिलेटेड है। तो 39 के 6 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ए में ये स्मॉल ए है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल ए में दिया, अगर बड़ा ही होता तो इसका मतलब कोई अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है, लेकिन ये अमेंडमेंट के थ्रू नहीं जोड़ा गया है, आप याद रखना इसको। तो 39 ए में दिया गया है, द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा और मकान है, वो सभी नागरिकों को प्रोवाइड करवाना, ऐसा उन्हें अधिकार देना। तो इस चीज को सरकार को याद रखना चाहिए पॉलिसी बनाते टाइम, ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो इन द ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, और सभी के समान हित के लिए वो काम हो। तो सबसे पहले क्या किया, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो राइट है उसको कमाने के लिए उनको देना। दूसरा, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो ये चीजें पार्ट ए 39 के ए और बी में दी गई हैं। तो पहले वाले में रोटी, कपड़ा, मकान और मटेरियल रिसोर्सेज के बारे में बात करिए। दूसरे में वेल्थ की और पे, मतलब पैसा, मनी की बात करी है। वेल्थ मतलब प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो देश की वेल्थ है, जो धन है सारा, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो जाए, और तो ऐसा इसको प्रिवेंट करना, ये सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। सरकार को नीति बनाते टाइम ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये आर्टिकल 39 के पार्ट सी में दिया गया है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन के साधन है उनको भी और वेल्थ को भी, दोनों को सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में वो केंद्रित ना हो जाए, ऐसा सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है पार्ट 39 का डी पार्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, मैन और वुमेन दोनों को। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, ठीक है, जो फोर्सिबल एब्यूज है या फिर फोर्सली उनसे काम करवाया जाता है, उसके खिलाफ उनकी हेल्थ को और स्ट्रेंथ को, इन दोनों को ध्यान रखेगी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते टाइम, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज,
पार्ट एफ, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के एक स्वस्थ विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। देखिए आपको पता होगा कि सरकार जैसे मिड डे मील्स जैसी स्कीम है और इसी तरीके से स्कीम लाती रहती है जिसमें बच्चों के जो आंगनबाड़ी प्रोग्राम है उनके थ्रू भी बच्चों की हेल्थ के और उनके एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज सरकार प्रोवाइड करवाती रहती है। तो वो यहीं पे डीपीएसपीज के में ही दिया गया, तो वो चीजें सभी यहाँ पे डीपीएसपीज में ही दी गई है। और जो ये पार्ट एफ है 39 का, ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, उसके थ्रू ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है 39A टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। इसमें हम यहाँ पे मानेंगे कि अगर सरकार ने वो जो ऊपर चीजें हमने पढ़ी हैं हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, और जो लिवलीहुड के लिए साधन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है उनके बारे में अगर वो प्रोवाइड नहीं करवाए तो सरकार क्या करेगी, उन्हें इक्वल जस्टिस के लिए लीगल एड भी देगी। ठीक है, कानूनी सहायता भी देगी। अगर कोई नागरिक ऐसा है कि वो अपने हितों के लिए और फिर अपने हक के लड़ने के लिए कानून तक भी नहीं जा सकता, कोर्ट तक भी नहीं जा सकता, तो सरकार क्या करेगी, उन्हें लीगल एड प्रोवाइड करवाएगी, उन्हें वकील फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, ताकि वो अपने हकों के लिए लड़ सके। तो ऐसा दिया गया है 39 आर्टिकल 39A में। और ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था संविधान में 1976 में, उसमें इसको जोड़ा गया था 39A को। देखिए ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। और ऊपर वाले जो ABCD E और F थे वो स्मॉल लेटर्स थे, तो उनको अमेंडमेंट के थ्रू नहीं जोड़ा गया, वो हमारे जो मूल संविधान था उसमें दिए गए थे। उसके बाद है आर्टिकल 40 में दिया गया है पंचायत के बारे में, विलेज पंचायत, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड टू एंडो देम with necessary powers and authority to enable them to function as units of self government। ठीक है, कि जो विलेज पंचायत हैं उन्हें पावर्स दी जाएं, अथॉरिटीज दी जाएं, ताकि वो क्या कर सकें, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद का जो स्वशासन है उसको अच्छे से चला सकें, ऐसा इसमें दिया गया है। तो देखिए 40 सबसे लास्ट है, इस कॉलम का लास्ट है, तो इसमें दिया गया है यहाँ पे पंचायत के बारे में। और जो थर्ड कॉलम है उसका लास्ट है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें इंटरनेशनल मुद्दे दिए गए हैं। तो आप इस 40 सबसे लास्ट में यहाँ पे पंचायत, यहाँ पे 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे इंटरनेशनल जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सभी वर्ड्स और नहीं यूज किए गए हैं डीपीएसपीज में। यहाँ पे सिर्फ 40 में पंचायत का यूज किया गया है वर्ड का, 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, और 51 में इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो ये यहाँ पे 40 इस कॉलम में लास्ट है, 50 थर्ड कॉलम में लास्ट है, और यहाँ पे 51। तो आप ध्यान रखना, उसके अलावा यहाँ पे ऐसी कोई चीजें नहीं दी गई हैं। तो दूसरे कॉलम में हम आर्टिकल 41 से 45 तक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क जो क्लास है उसके बारे में ज्यादा चीजें दी गई हैं, और आप देखेंगे कि वर्क वर्ड ज्यादा यूज किए गए हैं यहाँ पे, तकरीबन सभी आर्टिकल्स में इन्हें दिया गया। तो आर्टिकल 41, टू सिक्योर द राइट टू वर्क को सिक्योर करना। यहाँ पे सिर्फ जीवन यापन करने के लिए चीजों को एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड को सरकार प्रोवाइड करवाने के बारे में ध्यान रख रही थी। और यहाँ पे राइट टू वर्क, ठीक है, काम, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, पहले वाले से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, पहले इस बारे में सरकार ने बोला भाषण में, फिर वर्क क्लास के बारे में। तो टू सिक्योर द राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार को सिक्योर करना, टू एजुकेशन, पढ़ाई को, एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के केसेस में उन्हें सहायता उपलब्ध करवाना, जैसे कि मनरेगा स्कीम है वो भी इसी के तहत आती है। ओल्ड एज, जो बूढ़े हैं उनके लिए पेंशन स्कीम्स आती हैं। ठीक है, जैसे अटल बीमा पेंशन योजना हो गई, वो सब। सिकनेस के लिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। डिसेबलमेंट, जैसे कि जो दिव्यांग है उनके लिए स्कीम्स तरह की सरकारें निकालती हैं, तो वो सभी आर्टिकल 41 के तहत ही हैं। आर्टिकल 42 है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, तो पहले भाग में हमने क्या किया था कि काम करने का अधिकार देंगे, एजुकेशन का देंगे, बेरोजगारी है उस टाइम पे हेल्प करेंगे, सिकनेस में, ओल्ड एज में, डिसेबलमेंट में। तो इन सभी के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तो चाहिए ना, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन तो चाहिए ना, कि अगर वो अच्छे से, ताकि वो अच्छे से काम कर सके वर्कर्स। तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस कौन से आर्टिकल में दिखे हैं? आर्टिकल 42 में, यानी कि इसके बाद ही दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो इस कॉलम में जहाँ पे वर्कर्स का जिक्र किया गया है, दूसरे आर्टिकल में दिया गया है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क को एंड मैटरनिटी रिलीफ को। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड, जिसमें मैटरनिटी जो एक्ट था उसमें चेंजेस भी हुए थे 2017 में, और इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। तो ये आर्टिकल 42 में था। तो कैसे याद रखेंगे? देखो, 2 से याद रखना, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ठीक है,
तो इस तरीके से आप मैटरनिटी रिलीफ को, मातृत्व जो सुरक्षा होती है, सामाजिक सुरक्षा, उसके बारे में यहाँ पे है। उसके बाद है आर्टिकल 43, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। ठीक है, तो पहले आप क्या किया, राइट टू वर्क दे दिया, एजुकेशन दे दिया, फिर अच्छी तरीके से कंडीशन अच्छी हो, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन हो काम करने के लिए, उनके बारे में बोल दिया। फिर बोला कि जो ये वर्कर हैं यहाँ पे काम करें, उनको अच्छी बेसिस, इतनी बेसिस तो मिलनी चाहिए कि उनका जो जीवन यापन वो कर सके, मतलब लिविंग बेसिस तो उन्हें मिलनी चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरतें हैं वो उनको पूरा कर सके। उससे रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरतें हैं उससे थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे लिविंग बेस होती है। ठीक है, और अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। फर्स्ट पार्ट में रोटी कपड़ा और मकान और लोगों की वेलफेयर, और जो रिसोर्सेज बाकी के जो बचे हैं मटेरियल रिसोर्सेज, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ एंड पे, इसके बारे में बताया था। यहाँ पे इक्वल ज्यादा यूज है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसे कुछ दिया गया है। और यहाँ पे लिविंग वेज की इतनी वेजेस तो चाहिए लोगों को, इतनी वेजेस तो इंश्योर करेगी सरकार की इतनी वेजेस दी जाए कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सके। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, उसको ले सकते हैं, और जो बोनस एक्ट है वो, और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936, वो सभी, और इनमें सभी में चेंज भी कर दिए गए हैं। सभी जो लेबर से रिलेटेड एक्ट थे, वर्कर से रिलेटेड, उनको सरकार ने सब्ज्यूम कर दिया गया है, और अभी एक लेबर कोड सभी को मिलाकर एक सरकार ने लेबर कोड ला दिया गया है सभी के लिए। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल 43 में दिए गए हैं। उसके बाद एक और चीज है आर्टिकल 43 में, टू प्रोमोट कोटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो कोटेज इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोत्साहित करना, और रूरल एरियाज में लोग आपस में सही से काम कर सके, मिलजुल कर काम कर सके, उनकी ग्रोथ हो सके, तो उसको एंश्योर करना, इसके लिए भी सरकार ध्यान रखेगी। जैसे कि खादी ग्राम उद्योग जो योजना KVIC है वो बेसिक के तहत आता है, तो वो 43 में ही है, यही गांधीयन प्रिंसिपल है। उसके बाद है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A में यहाँ पे भी अगेन वर्कर्स के बारे में कुछ कहा गया है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सबसे पहले क्या पढ़ा, राइट टू वर्क, फिर क्या पढ़ा, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए 42 में, और मैटरनिटी रिलीफ भी पढ़ा। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरे में हमने पढ़ा था कि जो वर्कर क्लास है उनको लिविंग वेज तो मिले, ऐसे इतनी वेज तो मिलनी चाहिए कि वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें। ठीक है, और 43 में क्या पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा और आगे कि जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में। ठीक है, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ये दिया गया है आर्टिकल 43A में। UPSC, EPFO, AO और EO, अकाउंटिंग ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर, इस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 43A है उसमें क्या दिया गया है। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 43B, टू प्रोमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो सहकारी समितियां हैं, उसके बारे में आर्टिकल दिया गया है। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई वे में समझें तो कुछ लोग इकट्ठा मिलके अपने पैसों को इकट्ठा करते हैं, और एक जो पार्टनरशिप में या फिर म्यूचुअल तरीके से कोई काम शुरू करते हैं, और सभी लोग उसमें पैसा लगाते हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एग्जांपल है कि छोटी छोटी मात्रा में सभी लोग अपनी बचतों को इकट्ठा करें और कोई एक नया बिजनेस या फिर कोई इंडस्ट्री छोटी एस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो ऐसा सरकार का उद्देश्य होना चाहिए। नीतियां बनाते टाइम ऐसा सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करें, प्रमोट करें। ठीक है, तो ये आर्टिकल 43B में दी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 44, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना सभी नागरिकों के लिए। तो 44 से याद रख लेना, यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म वर्दी, जो कि स्कूल्स में भी पहनते हैं कि सेम यूनिफॉर्म सबकी होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो सेम से याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मतलब सेम है दोनों, 4 और 4। 42 से क्या याद रखा था, एक तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन थी, एक 42 से मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी जो सिक्योरिटी है उसको याद रखा था, हम दो हमारे दो ऐसे करके हमने। और 41 में हमने याद रखा था कि भाषण के सबसे शुरू में जो दूसरा भाषण का जो भाग है, सबसे पहले वर्कर क्लास के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है 45 में है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। जब तक बच्चे 6 साल की उम्र पूरा नहीं कर लेते तो उनको जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करवाना है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, जब तक वो स्कूल में नहीं जाने लगते, 6 साल की एज पूरा नहीं कर लेते, तो वो आता है आर्टिकल 45 में। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, 4, 5, 6 मतलब 4-5 साल तक तो क्या किया जाता है, बच्चे छोटे होते हैं
और 6 साल में हम मानेंगे कि वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो 4-5 साल के बच्चों को जब तक वो 6 साल तक के नहीं हो जाते उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाती है और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। तो 4-5 साल तक के बच्चों को जब तक वो 6 साल नहीं हो जाते उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन दी जाती है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद अगला कॉलम, या फिर कह सकते हैं कि जो ये पार्टी थी, ये भाषण दे रही थी, इसका तीसरा पार्ट। इसके तीसरे पहले इसने रोटी कपड़ा मकान की बात कर ली, फिर वर्कर्स की बात कर ली, अब कह रही कैसे आप मनाही कर रही कुछ चीजों के लिए। क्या क्या मनाही कर रही है देखते हैं। 46 में कह रही कि जो SC STs हैं और जो वीकर सेक्शन है, अदर वीकर सेक्शन, उनको ये प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सोशल जस्टिस हो उनके साथ, इन चीजों को सरकार ध्यान रखेगी नीति बनाते टाइम। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ तीसरे भाग में सबसे पहले बात करी SC STs की और जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी सबसे पहले। तो हम ये मान के चलेंगे सर अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो सरकार कहेगी से नो टू दिस, कि ऐसा मत करो, अदरवाइज जो बाकी नागरिक हैं वो एक क्राइम माना जाएगा और आपको सजा भी हो सकती है। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, तो मान के चलेंगे सरकार क्या करेगी, सरकार कोशिश करेगी कि न्यूट्रिशन के लेवल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए, हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। ये सब चीजें सरकार करने की कोशिश करेगी और सरकार फिर लोगों को कहेगी कि से नो टू कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, सो टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ। तो सरकार लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करने की कोशिश करेगी, लोगों का जो जीवन स्तर है उसको बढ़ाने की, हेल्थ को में सुधार करने की कोशिश करेगी और लोगों को कहेगी कि ऐसा मत करो, से नो टू कंजम्पशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके के कानून भी बना सकती है, जैसे ड्रग्स से रिलेटेड कानून है और ड्रिंक से रिलेटेड भी सरकार जैसे शराबों की दुकानों को बंद भी कर देती है। और जो शराब है उस पर सबसे ज्यादा टैक्स जो है, इनकम जो है टैक्स से, वो सरकार को ड्रिंक से भी आती है, जो शराब होती है उससे। तो ये एक तरीके का हम मान के चल सकते हैं कि लोगों को प्रोहिबिट करने के लिए है कि अगर महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले SC STs को पढ़ा कि SC ST जो वीकर सेक्शन है उनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ऐसा सरकार ध्यान रखेगी। फिर सरकार ये ध्यान रखेगी कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, और लोगों को कहेगी कि आप ऐसा मत करो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 48 में टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर खेती और जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पशुधन है उसको, जो पशुपालन है, पशुओं की खेती है, उसको मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में करना। ठीक है, इस तरीके की जो कृषि है उसके लिए अलग अलग तरीके की मॉडर्न टेक्निक को यूज किया जाए। जैसे कि कई क्रांति आ चुकी है, हरित क्रांति भी आई थी 1966 में, और श्वेत क्रांति है, मछली पालन के लिए क्रांति है, नील क्रांति। तो इसी तरीके की जो ये क्रांतिज हैं एग्रीकल्चर और एनिमल्स के लिए, वो आर्टिकल 48 के अंदर में ही सरकार ऐसा सब करती है। तो उसके बाद टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्च एंड रोड कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, उनके ब्रीड्स को भी इम्प्रूव करने के बारे से रिलेटेड सरकार नीति बना देती है, इन चीजों को ध्यान रखेगी। ये दिया था आर्टिकल 48 में। उसके बाद है आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट्स को और जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, ऐसा सरकार कोशिश करेंगी अपनी नीति बनाते टाइम। लोगों पे प्रोहिबिशन लगाएंगी कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें। जैसे कि दिवाली के टाइम पे पटाखे बैन कर दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार बैन कर देती है। जैसे जो पराली जलाते हैं किसान खेतों में, उन पे भी सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। तो वो 48A आर्टिकल के तहत ही वो सभी चीजें होती हैं, तो आपके याद रखनी है। आर्टिकल 49 में दिया गया है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी सुरक्षा करना, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के हैं, वो आर्टिकल 49 में दी गई है। आर्टिकल 50 को हमने पहले ही देख लिया है। जैसे कि यहाँ पे 40 में विलेज पंचायत के बारे में कहा गया था, 50 में क्या कहा गया है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 कहता है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। ठीक है, इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो आई होप आपको ये सब याद हो रहे होंगे, ध्यान हो रहे होंगे। आर्टिकल 51 को हमने पहले ही देख लिया। ठीक है, तो ये था DPSPs के बारे में इन शॉर्ट वीडियो। तो ये था DPSPs का इतना वीडियो समझने की कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो हम लेकर आते रहें इस चैनल पर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।